नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और खबर उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के खटीमा में अखिल भारतीय शिक्षा समागम के तहत एक खास कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। सीएम धामी ने पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए पूरी तरह संकल्पित है। प्रदेश में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। सीएम ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में कई नए नवाचार किए जा रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को आधुनिक और रोजगार परक शिक्षा मिल सके। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा को लेकर जो है वो लगातार काम किया जा रहा है ताकि हर बच्चे को एक अच्छी शिक्षा मिल पाए। ये सरकार का कदम है, सरकार की पहल है। और आज जो कार्यक्रम था, ये खास कार्यक्रम आयोजित किया है भारतीय शिक्षा समागम के तहत, और इसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। और जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये खटीमा में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के नए भवन का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है सीएम की तरफ से। उन्होंने इस वक्त कहा है कि राज्य सरकार जो है वो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने में प्रयास कर रही है ताकि हर किसी को ये शिक्षा प्राप्त हो। केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन आवंटित हुई और फिर बाद में मैंने मुख्यमंत्री की समीक्षा में जो मेरे से पहले वाले मुख्यमंत्री थे, मैं उस समय सामान्य यहाँ का विधायक था, इस क्षेत्र की जनता ने मुझे चुना था, और उसमें समीक्षा बैठक में मैंने तय करवाया कि निःशुल्क रूप से केंद्रीय विद्यालय की जमीन जो चिन्हित की गई है वो निःशुल्क रूप से केंद्रीय विद्यालय संगठन को स्थानांतरित की जाएगी। उसका आदेश हुआ और इसका मार्ग प्रशस्त हुआ कि विद्यालय बनने का। लेकिन उसके बाद क्योंकि भारत सरकार में अनेक औपचारिकताएं होती और उस समय के यहाँ के सांसद आदमी कोश्यारी जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। उनको लगातार हम कहते थे कि आप जो है इसको भारत सरकार में आप इसकी जल्दी से जल्दी पैरवी करिए और हमको जो है यहाँ पर स्वीकृति दिलाइए। 2019 में भारत सरकार की कैबिनेट में खटीमा समेत कुछ विद्यालयों को स्वीकृति प्राप्त हुई। उसमें से हमारे खटीमा का भी नंबर आया और मैं इसमें अगर बोलूँगा तो मैं कई घंटों तक बोल सकता हूँ। ये सामान्य काम नहीं है यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय खुलना। मैं इतना आप सबसे कहना चाहता हूँ, इसके लिए मैं 1 घंटे तक बोल सकता हूँ। इतनी सारी जगह पर मैं गया, इतने सारे दफ्तरों के मैंने चक्कर लगाए। मैं सच बता रहा हूँ, लेकिन मेरा सपना था, बचपन से सपना था। जब मैं बाहर जाता था देखता था कि अनेक स्थानों पर रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी, देहरादून, ऐसे स्थानों पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई देती हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन दिखाई देते हैं, स्कूल कॉलेज बड़े बड़े हैं। होना चाहिए। तो इसके साथ साथ आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है जब मैं देख रहा हूँ। मैं पिछले साल आया था, इसका परिसर देख के गया था, आप लोग नहीं थे उस समय, तो मैं देखने आया था कि इसका निर्माण कार्य कैसा चल रहा है। आज सच में ऐसा लगता है कि एक सपना जो आज से लगभग 11 वर्ष पहले देखा गया, 12 वर्ष पहले देखा गया, वो सपना आज साकार हो गया। ये एक बहुत बड़ी फाउंडेशन हमारे बच्चों की बनाने का काम करेगा। और सच में अब खटीमा में एक शिक्षा का हब बन रहा है। यहाँ पर एकलव्य विद्यालय भी हमारा खुल गया और उसका भी निर्माण कार्य पूरा हो गया है। कुछ एक एडिशन वो करते रहते हैं, तो हमारी से भी जो कहते हैं हम तत्काल वहाँ भी स्वीकृति प्रदान करते हैं। ITI, पॉलिटेक्निक, हमारे आश्रम पद्धति, अरविंद जी आश्रम पद्धति भी बड़े अच्छे बनते हैं। दूषण मामले में फंसी पूर्व बीजेपी नेत्री और उसकी प्रेमी सुमित पटवाल को कोर्ट ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट की मंजूरी के बाद पुलिस दोनों को जिला जेल से निकालकर रानीपुर कोतवाली लाई। SIT की टीम अब उनसे गहन पूछताछ करेगी। टीम मथुरा और आगरा जाकर डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्य भी जुटाएगी। पुलिस रिमांड पर जाने से पहले पूर्व नेत्री ने अपने पति पर साजिश का आरोप लगाया है। उसने कहा कि उसे फंसाया जा रहा है और ये पूरा मामला प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा है।
तो ये नाबालिग बेटी के यौन शोषण मामले में पूर्व बीजेपी नेत्री और उसके प्रेमी सुमित पटवाल को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। और ये मामला जो है ये पूरा क्या है वो मैं आपको बताऊं। कोर्ट की मंजूरी के बाद पुलिस दोनों को जिला जेल से निकालकर रानीपुर कोतवाली लाई है और इसमें एसआईटी की टीम अब उनसे गहन पूछताछ करेगी, उनसे डीप पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद और भी कई सारी चीज़ें निकलने की संभावना है। टीम मथुरा और आगरा जाकर डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्य भी जुटाएगी, यानी जो डिजिटल हो चीज़ें हों या फिर दस्तावेज हों, डॉक्यूमेंट्स हों, उनको भी उनके साक्ष्य, उनके तथ्य जुटाने की कोशिश भी की जाएगी। कुलदीप सिंह राणा इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे इस पूरे मामले को लेकर। कुलदीप, क्या जानकारी है इस पूरे मामले में और अभी किस तरह से पूछताछ हो रही है, कैसे जांच हो रही है? देखिए शीतल, ये पिछले महीने जून की ये घटना है जब एक नाबालिग बच्ची के पिता को अपनी बच्ची में कुछ असामान्य हलचलें दिखाई देने लगी और वो बच्ची कुछ परेशान सी थी। तो उसके बाद उसके पिता ने जब अपनी बच्ची से बातचीत की तो उसे पता चला कि उनकी माँ ने जो है अपने दोस्तों के साथ मिलकर के उनके साथ कुछ घिनौने कार्य किए हैं। और जब ये बात उनके पिता को पता लगी तो वो उसको लेके तुरंत पुलिस के पास पहुंचे और उन्होंने सारी जानकारियां दी। ठीक है। और पुलिस ने इसमें तत्काल उनका मेडिकल करवाया, बच्ची का मेडिकल करवाया और पोक्सो और 164 के तहत पीड़ित बच्ची का बयान भी लिया। अब बताया जा रहा है कि जो बच्ची की मां है और पिता दोनों के बीच में अनबन चल रही थी और कुछ समय से बच्ची माता के पास थी। लेकिन यह महिला जो भाजपा की नेत्री भी बताई जा रही थी और इसको कहा जाता था ये पिछले कुछ समय से भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी रही है। इसका नाम अनामिका है और ये अपनी बेटी को लेकर के 13 वर्षीय बच्ची को लेकर के अपने मित्र सुमित पटवाल और एक अन्य साथी के साथ ये उसको कहीं ले गई वहीं स्टेडियम के आसपास और उसने फिर उन बच्ची को जबरदस्ती शराब पिलाई और फिर इसके दोनों पुरुष मित्रों ने इस 13 साल की बच्ची के साथ जोर जबरदस्ती करके उसके साथ उसका यौन अपराध के साथ उसको क्रियान्वित किया। तो उसके बाद ये बच्ची को लेकर के फिर यह इसकी माता जो है वो अन्य राज्यों में भी लेकिन गई है। नेत्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये पति जो है वो साजिश कर रहा है, साजिश का आरोप अपने पति पर लगाया गया है। क्या इस एंगल से भी जांच हो रही है? ये अभी ये बात जो निकल करके आ रही है वो अपने डिफेंस में इस तरीके का बयान दे रही है, लेकिन चूंकि मेडिकल में तो इस बात की पुष्टि हुई है कि बच्चे के साथ यौन अपराध हुआ है। ठीक है। और अब चूंकि पुलिस ने इसको 3 दिन की रिमांड पे लिया है और वो मथुरा और आगरा इनको लेकर के जाएंगे जहां वो बच्ची को लेकर के पहले भी गए हुए थे। ठीक है, जहां उसके साथ गए घटना घटी और साक्ष्य जुटाएंगे। देखिए शीतल, उत्तराखंड में बच्चियों पर, महिलाओं पर अपराध की ये पहली घटना नहीं है और भाजपा पर भी इस तरह के आरोप पहले से लगते रहे हैं। कांग्रेस इस तरह के आरोप लगाती रही है। अभी हमने देखा कि उत्तराखंड का एक बहुचर्चित मामला अंकिता हत्याकांड जो रहा है, जिसमें कांग्रेस लगातार भाजपा के नेताओं पर उंगली उठाती रही है और अब ये स्वयं भाजपा की जिला अध्यक्ष रही है महिला मोर्चा की, उसके ऊपर ये आरोप निकल करके आ रहा है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी ये मामला बड़ा होता जा रहा है क्योंकि कांग्रेस इस मामले को छोड़ने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। और प्रदेश में भी जिस तरह से महिला यौन अपराधों को लेकर के समय समय पर चीजें निकल करके आती रही हैं और अभी जो ये घटना घटी है, इस घटना ने भी चीजों को एक नया मोड़ दे दिया है और कांग्रेस इसको बड़ी तेजी से लपका भी है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। हमारे सहयोगी ने जानकारी साझा की है। धीरे धीरे जब जांच पड़ताल होगी तो सारे साक्ष्य, सारी चीजें निकलकर एकदम से सामने आएंगी। आगे बढ़ेंगे। रुड़की के देहरादून रोड स्थित एक निजी होटल में ऑल इंडिया स्वर्णकार समाज एसोसिएशन की बैठक हुई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बैठक में समाज को संगठित करने और आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इस दौरान उत्तराखंड के नए प्रदेश और जिला पदाधिकारियों की घोषणा की गई और उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपे गए। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समाज के लिए आरक्षण, शस्त्र लाइसेंस और आयोग गठन जैसी मांगे सरकार से की हैं। प्रदेश अध्यक्ष मनोज वर्मा ने समाज को घर घर जाकर जोड़ने और एकता के लिए पत्रिका निकालने की बात कही है। प्रतिवर्ष एक दौरा निकालता हूं जिसमें हर जिले का दौरा करके एक जिला स्तरीय बैठक करके वहां की लोगों की, जनता की चीजें सुनता हूं और इस चीजों को सुनकर मैं एक नई रणनीति बनाता हूं जिससे संस्था ऊपर भी जाए और उनकी समस्या का समाधान भी हो सके। यहाँ पर हम लोगों ने कई निर्णय लिए, जैसे कि हमारी जो सरकार से मांग है इस समय जो
लूट छिनैती डकैती की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि सोना चांदी के भाव बहुत ऊंचे हैं। तो उसके लिए सरकार से मांग है कि सख्त लाइसेंस मुहैया कराया जाए जो हमारे ज़रूरतमंद साथी हैं और व्यापारी हैं। इसके साथ साथ हमने उनसे, जिस तरह मध्य प्रदेश में स्वर्णकार आयोग का गठन है, उसी तरह हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी और अन्य प्रदेशों में भी स्वर्णकार आयोग का गठन हो, ताकि लोगों का जो उत्पीड़न होता है सराफा व्यवसायियों का, वो ना हो सके और उसके जरिए से कई कार्य सिद्ध हो। जी आपने अपनी लगी है, कहाँ कहाँ आप? हमारा प्रयास रहता है कि जितना अपना संगठन बढ़ेगा उतनी मजबूती बढ़ेगी। उसमें हम उत्तराखंड भी आए हैं और उत्तराखंड के लोगों का सहयोग भी पा रहे हैं, और उत्तराखंड में एक जो संगठन की कमी थी वो यहाँ पर पूरी हो गई है और यहाँ बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं और संगठन में शामिल हो रहे हैं। मनोज जी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने सभा का आयोजन किया, और ये उत्तराखंड में एक एक व्यक्ति, चाहे रात में 2 बजे हो 3 बजे हो, एक आवाज में ये खड़े होते हैं और हर संभव प्रयास करके उसकी मदद करते हैं। उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। राजनीति में भागीदारी के लिए इस बार हम लोगों ने सोच रखा है कि कुछ भी हो जाए, अगर भागीदारी नहीं होती है तो या तो हम नोटा का प्रयोग करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग एक पार्टी का गठन भी कर सकते हैं। ये हम लोगों का आगे प्रयोजन है। घोषणाएं भी की हैं, पद भी दिए हैं क्या उत्तराखंड की जो हाँ, आज उत्तराखंड में हमने लगभग 25 पदाधिकारियों की घोषणा करी है। अब ये पदाधिकारी मिलकर और उत्तराखंड को मजबूत करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष हमारे मनोज जी हैं, जो कि यहाँ पर नियुक्त हैं। आपके चैनल के माध्यम से पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगभग 3 साल से ये मुहिम चलाई हुई है। अब ये राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच गए हैं। इन्होंने मुझे यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर दी है, और मैं इन्हें ऐसा विश्वास दिलाता हूँ, मैं उत्तराखंड के हर ज़िले में एक मजबूत संगठन खड़ा करूँगा और यहाँ पर एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे जो स्वर्णकार समाज में इतिहास लिखेगी। देखिए, ये तो आपको पता ही है, आप मुझे भली बात ही जानते हैं, हम ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं। हमारे जीवन जीने के 3 ही लक्ष्य हैं: भूखे को खाना, रोते को हंसाना और सोते को जगाना। जो सो रहा है तो वो मुहिम हमारे माननीय अध्यक्ष ने चलाई है। तो जो सो रहे हैं, हमारे स्वर्णकार समाज के एक से एक धुरंधर हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, उन्हें जगाने का प्रयास कर रहे हैं और वो लोग जाग भी रहे हैं। और ये बहुत जल्दी आपको देखना को मिलेगा, बहुत जल्दी वो दौर आएगा, बहुत जल्दी वो दौर आएगा। हर तरफ स्वर्णकार समाज का ही शोर आएगा। मनोज जी, आपकी चर्चा विधानसभा में यहाँ से समाज का सपोर्ट रहा तो देखिए, ये अभी नहीं कहता हूँ, लेकिन 2027 जब आएगा, जैसे समय की मांग होगी। फिलहाल मैं आपको ये कहता हूँ कि हम आज के बाद डोर टू डोर हर वार्ड में जितने लोग हमारे समाज के हैं सबको हम संगठित करेंगे, सबका एक डाटा बनाएंगे, नाम, उसकी उम्र, एज, क्या काम करता है, अपनी एक पत्रिका बनाएंगे वो, जिससे हमारा समाज संगठित हो सके। और कौन आदमी किस लेवल का है, कितना पढ़ा लिखा है, कि किस वजह से जा सकता है, समाज के कितना काम आ सकता है, ये डाउन टू अर्थ। देखिए, मिला था सपोर्ट तो मिला था, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला था। आगे उसको पूरा किया जाएगा। बिल्कुल, संपूर्ण समाज एक जगह बैठेगा और चाहे वो प्रतिद्वंदी हारे चाहे जीते। ऋषिकेश के पास मुनि की रेती में बड़ा हादसा टल गया है और 70 साल के बाबा रामदास गंगा में नहाते समय बह गए। बाबा योग निकेतन घाट पर नहा रहे थे, तभी तेज बहाव में उनका पैर फिसल गया। गंगा की धार उन्हें बहाकर ले जाने लगी। गनीमत रही कि पास में ही जल पुलिस के जवान ड्यूटी पर तैनात थे। जवानों ने बिना देर किए गंगा में छलांग लगाई और बाबा को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। बाबा की जान बचने पर उन्होंने जल पुलिस का आभार जताए। मुनि की रेती पुलिस के मुताबिक बाबा त्रिवेणी घाट से घूमते घूमते वहां पहुंचे थे और वहां पर यह हादसा हुआ। साथ ही हरिद्वार जिले के नारसन ब्लॉक के भगवानपुर चंदनपुर गांव में करीब 10 साल पहले लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत अब जर्जर हो चुकी है। लगभग 15,000 की आबादी वाले इस गांव और आसपास के लोग अब भी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं, क्योंकि आज तक इस अस्पताल का उद्घाटन नहीं हुआ। दीवारों का प्लास्टर उखड़ने लगा है, चारों तरफ घास फूस हो गए हैं। स्थानीय लोग जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं जब मीडिया ने अधिकारियों से जवाब मांगा तो वे सवालों से बचते भी नजर आए। सर, ये जैसे बंद पड़ा है कई साल से, मतलब इसमें कोई ना कोई अब तक आया, कोई मतलब नोटर ना कोई ध्यान ना कोई देखभाल। और ये सर मतलब कोई इसमें झूठ वगैरह सब खड़ी है और बिल्डिंग भी इसकी मतलब खराब हो रखी है। कितने लोगों की जनसंख्या है इस गांव की? कितने लोगों को लाभ मिलना था इसका? इसमें कम से कम लाभ मिलना था, 5,000 लोगों को लाभ मिलता है इससे। बहुत मतलब अच्छा मतलब सुविधा होती है इसमें।
और अब तक के इसमें ना कोई डॉक्टर है ना कोई मैडम कोई सुविधा कुछ नहीं है। ये नहीं पढ़ा है, इस तरह पढ़ाया जाना कोई इस तरह मतलब बंजर ज़मीन पड़ जाती है, इस तरह पढ़ा है ये। नहीं सर इसमें कुछ नहीं आया सर, ऐसा कुछ नहीं आया सर इसमें, ना कोई डॉक्टर आया इसमें और ना कोई आया अब तक। 10-15 साल से ये बंद पड़ा है। नहीं पढ़ा है सर, ये नहीं बंद पड़ा है यहाँ से, कोई नहीं आया इसमें यहाँ अभी से। आप लोगों की मांग क्या है? चलना चाहिए सर ये, जैसे इसमें डॉक्टर आना चाहिए, चलना चाहिए इसमें मतलब कुछ सुधार होने चाहिए गांव के लिए भी। मतलब इसमें डॉक्टर आएंगे तो गांव के मतलब बुजुर्ग आदमी और मतलब दवाई मिलेगी इसमें, वो होगा अच्छी मतलब सुविधा मिलेगी, तो मतलब इसमें वो होगा इलाज होगा। अजी वहाँ कोई नहीं है तो इलाज कहाँ से हो पाएगा, कहीं तो नहीं हो पाएगा। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर चंदनपुर, इसे करीबन 15-16 साल हो चुके। अभी तक ये बन के बिल्डिंग तैयार हो चुकी थी, इसके बाद इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने भी कई बार सीएमओ ऑफिस, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास कई बार जा चुके, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। वो बोलते रहते हैं कि आएंगे और देखेंगे और बिल्डिंग हैंडओवर होगी, तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आप यहाँ पर क्या कार्य करते हैं? क्या हम यहाँ पे कार्य ये करते हैं, उन्होंने बोला था कि आप बिल्डिंग की देख रेख के लिए रह लीजिए वहाँ पे, और हम आपको वहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस बिल्डिंग के बारे में। कहाँ के रहने वाले हो और क्यों कहा था, किसने कहा था आपको? ये जो ठेकेदार है, ठेकेदार के अंडर में बिल्डिंग थी, जब तक तो हमें पैसा बरकरार मिलता रहा। ठेकेदार ने बोला था कि जब बिल्डिंग हैंडओवर हो जाएगी हम आपको यहाँ पे रहने के लिए एडजस्ट कर लेंगे। चौकीदार के लिए? जी, चौकीदार के लिए। बिल्डिंग कैसी है अभी? बिल्डिंग की स्थिति जो है बहुत कंडीशन ख़राब है, आप देख लीजिए। प्लस्तर भी उतर चुका है, ईंटें भी चमकने लगी अंदर की, प्लस्तर सारा टूट चुका अंदर से, और धूल मिट्टी से बिल्कुल बरकरार है। और लगातार मैं देख रहा हूँ इस पर पत्रकार महोदय बहुत आ रहे हैं इस पर, कोशिश लगातार पत्रकारों की भी चल रही है कि किसी तरीके से स्वास्थ्य केंद्र चले। हम भी लगातार इसके संपर्क में हैं और सैम साहब के भी संपर्क में रहते हैं कि किसी तरीके से ये कुछ भी करके प्रशासन इसको चला दे। अब इसमें अर्षद भाई जैसे आपने कहा कि क्या कारण है, कारण तो देखो शासन प्रशासन या सरकार ही बता सकती है कि क्या कारण है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा 10-12 साल इसको पड़े हो गए। अगर ये इतनी अच्छी बिल्डिंग है, आप भी वहाँ पर गए होंगे, जब हम प्रधान बने हमने भी देखा था कि बिल्डिंग वास्तव में अच्छी बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, और करोड़ों रुपए सरकार के खर्च हुए, और अधिकारियों की हीलावली और उनकी मतलब एक ढीलेपन ये कह सकते हैं कि मतलब थोड़ा सुस्तपन की वजह से इसमें काफ़ी टाइम गुजर गया। नहीं तो इसके आसपास अब हमारे गांव की आबादी होगी लगभग 10-12 हज़ार। उसके बाद पीरपुरा है, यहाँ पर जुड़ा हुआ बिझोली है, और नगला इमरती भी जुड़ा है, वो भी नज़दीकी पड़ता है हाईवे से, और काफ़ी लोगों को सुविधा मिल सकती है। जैनपुर भी उसको भी मतलब काफ़ी लोग यहाँ पर जनमानस की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आपने कोई पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को या अधिकारी? इसमें मैंने जब ये शुरुआत में 2023 में मैंने श्याम पोर्टल पे भी डालना था इसका, और उसके बाद जब तक तो हैंड ओवर भी नहीं था, क्योंकि MSDP के एक राम अवतार थे जब मैं प्रधान बना, तब मैं मेरे संपर्क में है, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया कि जी ये देख इस तरह का मामला है। मैं उनको लेकर उस टाइम श्याम साहब के पास भी गए, हम कई बार हमारे चक्कर लगे। उस वक्त एक ऐसा दौरान हुआ कि 1 महीने के अंदर शायद 2 या 3 CMO बार मतलब तो 10-15 दिन के बाद फिर चेंज हो गए। तो हम उनसे सबके संपर्क में रहे। फिर हमने मुख्यमंत्री उस पर CM हेल्पलाइन पे भी डाला, और उस टाइम तत्कालीन सांसद थे हमारे माननीय निशंक जी, उनको भी लिखा था। तो उन्होंने इसका जब तक हैंड ओवर भी नहीं हुआ था, और हम एक में हम आए थे, एक कोऑर्डिनेटर थे सेंट्रल गवर्नमेंट के ही, नाम तो मेरा उनका दिमाग से निकल गया, तो वे भी आए थे मेरे पास, उनको भी मैंने लेटर लिख कर दिया था, महानिदेशक के नाम, जो महानिदेशक थे उसके स्वास्थ्य विभाग के, तो उनको भी लिख के दिया था। उस समय इसका ये हुआ था, इतना बेनिफिट हो गया था कि इसको हैंड ओवर कर लिया गया था, और माननीय निशंक जी ने इसका वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन भी कर दिया था। तो अब उस टाइम ऐसा लगा था कि अब शायद इसमें डॉक्टर आ जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये भी मान लीजिए, अब देखो 1 साल से ऊपर हो गया चुनाव को भी, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत को बने हुए। अब माननीय निशंक जी ने भी उस टाइम बहुत सहयोग किया, उन्होंने भी तो जितना उनका कार्य तो उन्होंने कर दिया था अब उसका उद्घाटन के द्वारा। अब तो ये देखो सीधी सी बात है, शासन के अधिकारियों की ही हिलावली है, सरकार का इसमें कोई वो नहीं है कि भाई सरकार इसमें कुछ करेगी, सरकार ने तो पैसा देना है और डॉक्टर की नियुक्ति करनी, लेकिन जब तक उनकी डिमांड ये शासन मतलब स्वास्थ्य विभाग जिला हरिद्वार का नहीं करे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी का दौरा किया और अपने दौरे के दौरान उन्होंने उत्तराखंड के एफटीआई परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड तेजी से विकास की दिशा में अग्रसर है और प्राथमिकता देते हुए संकल्पित रूप से कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले वर्ष से ये अभियान प्रारंभ किया गया था और इस वर्ष भी अभियान बड़े जोर शोर से चल रहा है। हमारे राज्य के अंदर हरेला पर्व से इसका विधिवत रूप से दूसरे चरण की शुभारंभ किया गया था और पहले दिन रिकॉर्ड 8,13,000 लोगों ने पौधारोपण किया था। प्रकृति संरक्षण ये हमारा संकल्प है, उसी को आगे बढ़ाते हुए देवभूमि उत्तराखंड के अंदर ये अभियान हमारा पूरे महीने भर चलने वाला है। इसलिए मैं भी जहाँ जा रहा हूँ हमारा प्रयास है कि एक माँ के नाम सभी लोग लगाएं। सभी से मैं अपील करता हूँ क्योंकि ये सावन का पवित्र मास भी है और इस मास में प्रदेश में मानसून सीजन अपने चरम पर चल रहा है, जिसके चलते प्रदेश के कई जिलों में मानसून की बारिश देखी जा रही है। मौसम विभाग के द्वारा ताजा अपडेट जारी की गई, जिसमें प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की सी मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है, जिसमें बताया गया है कि आज 28 जुलाई को बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, देहरादून में कुछ जगहों पर भारी से भारी बारिश देखने को मिल सकती है, जिसके चलते इन्हें ऑरेंज अलर्ट में रखा गया है। पर्वतीय अन्य जिलों व मैदानी जिले उधम सिंह नगर में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है, जिसके चलते इन्हें येलो अलर्ट में रखा गया है। वहीं कल भी बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग व उत्तरकाशी जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड में 28 और 29 तारीख को अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। उसके बाद जो 30, 31, 1 में भी जो है अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा का दौर मिलता रहेगा। चेतावनी की बात करें तो आज 28 तारीख को जो उत्तराखंड में बागेश्वर है, नैनीताल, चंपावत या पौड़ी, देहरादून जनपद है, यहाँ पर कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी वर्षा भी मिल सकती है, जिसके लिए ऑरेंज जो है कलर रखा गया इन डिस्ट्रिक्ट में। जबकि जो अन्य पर्वतीय जिले भी हैं और मैदानी जिले भी हैं, उधम सिंह नगर है, चाटवार, तो वहाँ पे भी इक्का दुक्का स्थानों पे कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है, जिसके लिए येलो जो है कलर वहाँ रखा गया है। कल भी जो है एक्टिविटी थोड़ी कम होने की संभावना है, लेकिन जो है पहाड़ों पे हैवी रेनफॉल जो है जैसे कि बागेश्वर है, रुद्रप्रयाग या उत्तरकाशी जनपद में कहीं कहीं या पिथौरागढ़ जनपद है, वहाँ पे मिलने की संभावना है। उसके बाद जो है 30-31 में थोड़ा एक्टिविटी कम होगी, लेकिन जो हैवी रेनफॉल की बात करेंगे तो इक्का दुक्का स्थानों पे पर्वतीय जनपद है, वहाँ पर वो मिलता रहेगा, विशेषकर जैसे बागेश्वर है या फिर रुद्रप्रयाग है या पिथौरागढ़ है, तो वो एक्टिविटी चलती रहेगी। लेकिन जो आज की बात करें तो आज जो है थोड़ी एक्टिविटी ज़्यादा है, तो इसके चलते जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल जो मैंने पहले डिस्ट्रिक्ट बताया उनमें दी गई है। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक और भू बैकुंठ नगरी के रूप में पहचाने जाने वाले श्री बद्रीनाथ धाम में मानसून की झमाझम बारिश के साथ तीर्थ यात्रियों की आमद जारी है। श्रद्धालु हल्की बारिश की फुहारों और कोहरे के बीच भगवान श्री बद्री विशाल जी के बड़ी सुगमता के साथ दर्शन कर रहे हैं और शांतिपूर्ण आध्यात्मिक वातावरण, नित्य दैनिक पूजाओं और अभिषेक आरती में प्रतिभाग कर पुण्य का बागी बन रहे हैं। धाम के उच्च हिमालयी अलकापुरी क्षेत्र में लगातार हो रही मानसूनी बारिश के चलते बद्रीनाथ धाम में बहने वाली पतित पावन अलकनंदा नदी उफान पर है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर ब्रह्मा कपाल क्षेत्र, नारद कुंड, तप्त कुंड से लेकर नदी तट के इलाकों के आसपास श्रद्धालुओं को नहीं जाने दिया जा रहा। बद्रीनाथ पुलिस और एसडीआरएफ लगातार अलकनंदा नदी के जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। नदी किनारे के आसपास पूजा, पिंडदान, तर्पण करने वाले सहित स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को पुलिस द्वारा लाउड स्पीकर के माध्यम से ब्रह्मा कपाल क्षेत्र, नारद कुंड के आसपास से हटने के लिए कहा जा रहा है। राजधानी देहरादून में लगातार बारिश हो रही है, जिससे शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है। बारिश के चलते दफ्तरों और स्कूल जाने वाले छात्रों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस बारिश से उमस भरी गर्मी से लोगों को जरूर निजात मिली है। खबर उत्तराखंड में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।